हाय, गुड मॉर्निंग। तो पिछली वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने यह देखा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर कर रहा है तो वह कैसी ट्रेजेक्टरी को प्रोजेक्ट करेगा। हमने इसमें लॉरेंज फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझा। आज हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट्स का, ताकि हम जो आने वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको टारगेट कर सकें। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा एक बार रिवीजन में लेके चलेंगे। उसके बाद बायोट-सावर्ट लॉ के बारे में भी हम लोग थोड़ा सीखेंगे। उसके बाद हम लोग जो उसके एप्लीकेशन है उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। उसके बाद एम्पियर सर्किट लॉ, और फिर से एक बार लॉरेंज फोर्स का एक छोटा सा रिवीजन करके हम आज न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को हिट करने की कोशिश करेंगे। और यह भी जानेंगे कि आखिर हमें कभी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, और हमारे जो फॉर्मूले हैं, चाहे जो भी हमें फॉर्मूला याद हो, वो फॉर्मूला आखिर कहना क्या चाहते हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग इसी बात को सीखने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हम उसे कैसे हिट करेंगे, कैसे हम उसके सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। तो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, हम लोग कहानी की स्टार्टिंग करेंगे ओर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से, और हम लोग अभी यहाँ तक आएंगे लॉरेंज फोर्स तक आएंगे। अब हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को अभी हमने क्योंकि डेरिवेशन और थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल और एक हल्का सा एक ओवरव्यू ले लेंगे अभी तक, राइट। जो मैग्नेटिक फील्ड के लॉरेंज फोर्स तक हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ तक का एक थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग लेके चलेंगे, और फिर अभी तक के हम न्यूमेरिकल्स की फिर प्रैक्टिस करते हैं। एनसीईआरटी में क्या है या एबीसी बुक में क्या है या एचसी वर्गों में क्या न्यूमेरिकल्स, राइट। तो हम लोगों ने जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो टॉपिक था हमारा, जो चैप्टर है मैग्नेटिक effect of current and magnetism. So we have started from the very first experiment of this chapter, जिसमें था mention था, that is the Oersted experiment. हमने यहाँ से start किया था, right? Oersted experiment, right? तो Oersted experiment क्या था बताओ? Let's discuss this now. क्या था ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट? When current passes in the conductor, right, it produces magnetic field. right, बहुत सही। अगर किसी भी कंडक्टर से करंट क्या होता है, पास होता है, राइट। करंट का पास होना मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या एक तरीके से चार्ज का फ्लो होना। तो हमने क्या बोला कि ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से हमने यह सीखा था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर में, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब उसमें अगर करंट बह रही है तो उसमें मतलब क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना बोल के हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट। और इसका मतलब ये इस ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से हमने ये सीखा है कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है, कोई कंडक्टर में अगर करंट बह रही है तो करंट क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। तो हमने इसको एक ही लाइन में कंसाइज करके क्या लिखा था कि मूविंग चार्ज creates magnetic field। ठीक है, तो ये तो रहा ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो इसका मतलब ओर्स्टेड एक पहला से साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें यह बताया कि जो चार्ज है, अगर चार्ज मोशन में आ जाता है, जिसे हमने इलेक्ट्रिक करंट का नाम दिया है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। अब इसका मतलब हमारे दिमाग में क्या चीज आ गई है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे सामने उत्पन्न हो गया, प्रोड्यूस हो गया। अब यह मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, या हम इस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे निकालेंगे, इसको किसने दिया, वेरी नाइस, बायोट-सावर्ट। और इस लॉ का नाम क्या था, बायोट-सावर्ट लॉ। इसका मतलब ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे सामने क्या आता है, बायोट-सावर्ट लॉ, राइट, बायोट-सावर्ट लॉ। अच्छा, अब बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहता है, बायोट और सावर्ट कहते हैं दो साइंटिस्ट थे भाई। जैसे हम लोग कुछ रिवीजन करें ना तो चीजें एकदम से याद आएंगी, तो हम लोग एकदम से क्वेश्चंस को टारगेट कर पाएंगे। बायोट और सावर्ट कहते हैं दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या दिया, जो मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड की, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिस मैग्नेटिक फील्ड की बात कौन कर रहा है, ओर्स्टेड कर रहा है, उसकी वैल्यू को किसने दिया, बायोट सावर्ट ने दिया, राइट। द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, right, which was discussed by Oersted was given by Biot-Savart में how you are going to calculate that particular value। तो इसने ये कहा कि अगर सपोजेड कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर में I एम्पियर की करंट बह रही है,
तो इससे r डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट P है जहां पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सिंपल बायोट और सेवार्ट ने क्या कहा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं छोटे मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहाँ पे मैं छोटा सा एलिमेंट dl एलिमेंट कंसीडर करता हूं, तो छोटा मैग्नेटिक फील्ड dv, राइट, दिस dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे होगा, द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर I, जो कंडक्टर में I करंट फ्लो कर रही है। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वेरी नाइस, dl. This magnetic field is directly proportional to, very nice, sine of the angle theta, right? ये जो एंगल है इसका साइन हम लेंगे, that is sin theta, and this magnetic field is directly proportional to, sorry, inversely proportional to the square of the distance between the point and the current carrying conductor. Now when you combine all these four equation, अगर मैं इसको equation first कहता हूँ, इसको equation second कह रहा हूँ, इसको थर्ड और इसको फोर्थ इक्वेशन, जब हम इन चारों को कंबाइन करेंगे we will get dv equals to, sorry, dv is directly proportional to I dl sin theta over r square. Now when you remove this constant proportionality sign, you will get a constant dv equals to mu naught upon 4 pi I dl sin theta over r square. ये क्या है, ये उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर से dl डिस्टेंस की दूरी से p पॉइंट पर होगा। तो यहां से हमने ये देखा कि हम बायोट सेवार्ट लॉ की मदद से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अगेन क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से मैं एक और चीज आती है, कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कैसी क्वांटिटी है, राइट, मैग्नेटिक फील्ड को हम b से डिनोट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसकी SI यूनिट की बात करेंगे तो इसकी SI यूनिट बताओ क्या होगी, वेरी नाइस, SI यूनिट क्या होगी, टेस्ला। और इसकी अगर मैं सीरियस यूनिट की बात करूंगा तो क्या होगा, वेबर। तो आप लोगों ने तो फटाफट डिवीजन कर लिया, अब तो क्लियर हो गया ना चीजें जो भी हमारे सामने आ रही थी। एनी डाउट? अब इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होगा, जैसा भी न्यूमेरिकल होगा हम लोग इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बायोट सेवार्ट लॉ तक सब क्लियर है, एनी डाउट सो फार? ओके, अब बायोट सेवार्ट से हमें यह तो पता चल गया कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैसे ज्ञात करें, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसकी मदद से अलग अलग कंडक्टर्स पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालने की कोशिश करी। जैसे कि हमारे पास एक पहला स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, हम लोग एक इनफाइनाइटली स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लेके चलते हैं, समझ में आया नहीं है? हमने क्या कहा कि देखो एक इनफाइनाइटली स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इनफाइनाइटली स्ट्रेट का मतलब ऊपर भी इनफाइनाइट जा रहा है, नीचे भी इनफाइनाइट जा रहा है। एक इनफाइनाइट अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, वो हमने किससे ज्ञात किया, हमने बायोट सेवार्ट लॉ से। आगे हमने एम्पियर सर्किटल लॉ भी पढ़ा था, राइट, जहां पे हम लोगों ने वहां से भी हमने इस जो आपका इनफाइनाइटली स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी वैल्यू को भी निकालने की कोशिश करी, तो आसानी से निकलता है। सिमिलरली हमने जो आपका सर्कुलर लूप अगर हमारे पास मिल जाए, एक सर्कल मिल जाए, सर्कल में करंट बह रही है, एक सर्कुलर कंडक्टर है जिसमें क्या कर रही है, करंट, जिसमें करंट फ्लो कर रही है, तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो भी हम लोगों ने बायोट सेवार्ट लॉ की मदद से ज्ञात किया था, राइट। तो अगला इसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमने इसमें क्या किया था, हमने एक करंट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर AB को माना, जिसमें हमने कहा कि I एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है। दिस इज इनफाइनाइटली स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। इससे r डिस्टेंस पर क्या था, पॉइंट P है, जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जब हमने इसके डेरिवेशन को समाप्त किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास का फाइनल वैल्यू क्या आता है, B इक्वल्स टू, वेरी नाइस, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। अगर r यहां से क्या है, डिस्टेंस, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, एक इनफाइनाइटली स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इससे पहले वाला एक्सप्रेशन क्या था इसका, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अगर हमें पता चले कि यहां पर से ये एंगल कितना बना, अगर सपोज इनफाइनाइटली ना हो, अगर इनफाइनाइटली स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं होगा, ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कुछ क्या हो जाए, फाइनाइट डिस्टेंस पर हो,
तब जो फॉर्मूला होगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, राइट, जहां पे ऊपर वाले एंगल को अल्फा कहा था हमने और नीचे वाले एंगल को हमने क्या लिया था बीटा। बहुत आसान। सिमिलरली अगर कोई सर्कुलर लूप होता है जिसमें आई एम्पियर की करंट हम फ्लो हो रही है, सपोज दैट ये एक सर्कुलर लूप है जिसका ये सेंटर O है और रेडियस R है, इस सर्कुलर लूप में आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, राइट। तो इस सर्कुलर लूप के करंट सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बताओ, म्यू नॉट आई ओवर 2a। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप। हमने ये भी सीखा। क्लियर? एनी डाउट्स? बहुत आसान है। इसके बाद अब अगर सपोज दैट ये तो इजीली हम लोगों ने बायोट-सावर्ट लॉ की मदद से निकाल दिया, ठीक है, मगर हमने फिर इसके बाद किसको लेकर आए, एम्पियर को लेकर आए, राइट। इसके बाद हम कौन से साइंटिस्ट को लेकर आए, एम्पियर को लेकर आए और वहां से हमने एम्पियर की सर्किटल लॉ को समझा। फिर से एक सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि आखिर एम्पियर को क्यों लाया भाई, क्या जरूरत पड़ी बताओ एम्पियर को लाने की। एक तो हमारा जो इतना जो एक तरह से बायोट-सावर्ट लॉ की वजह से बहुत लॉन्ग डेरिवेशन हो रहा था, कॉम्प्लिकेटेडली निकल रहा था, एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से हम लोग उसको इजीली फाइंड आउट कर पाए। एक तो ये चीज हो गया। दूसरा और क्या हो सकता है कि अभी तो चलो एक स्ट्रेट और एक सर्कुलर पे सिंगल कंडक्टर की बात कर रहे हैं, अगर मेरे से कह दिया जाए कि एक सपोज एक सॉलिनॉइड है, एक क्या है सॉलिनॉइड है, या अगर मैं इसको बेंड कर देता हूं तो क्या बन जाता है, टॉरॉइड बन जाता है। अगर ये टॉरॉइड है, राइट, अगर हमें सॉलिनॉइड और टॉरॉइड दे रखा है तो यहाँ पे एक कंडक्टर के यहाँ पर कितने सारे टर्न्स हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपको बायोट-सावर्ट लॉ की मदद से मैग्नेटिक फील्ड निकालने, अगर हमें निकालने को कहा जाए सॉलिनॉइड के अंदर या हमें कहा जाए टॉरॉइड के अंदर, या तो हमें कहा जाए कि सॉलिनॉइड के अंदर निकालो या हमें कहा जाए कि टॉरॉइड के अंदर निकालोगे, तो बायोट-सावर्ट लॉ की मदद से ये क्या बन जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और हम लोग एक्चुअल वैल्यू आसानी से नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं कि क्या संभवतः वैल्यू हो सकती है। इसके लिए हम लोग किसको इंट्रोड्यूस कराया, हमने एम्पियर को यहां पर देखा है और एम्पियर ने क्या दिया, अपना सर्किटल लॉ दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसको हमने क्या बोला, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, एम्पियर सर्किटल लॉ, वेरी नाइस, अराउंड अ क्लोज लूप, वेरी नाइस। क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप। अगर किसी क्लोज लूप के अराउंड हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक चीज समझाई थी कि इंटीग्रल्स क्या होते हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम लोग लाइन में इंटीग्रेशन करें तो क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल। अगर हम किसी सरफेस में इंटीग्रेशन करें, जैसे हमने गॉस में किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, तो उसको हमने क्या बोला, सरफेस इंटीग्रल। और अगर हम किसी वॉल्यूम में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, वॉल्यूम इंटीग्रल। मैंने बताया था आप लोगों को, राइट। तो यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ क्या करता है, लाइन इंटीग्रल पे बात कर रहा है। ये क्या कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का किसी क्लोज लूप में, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप is equals to mu naught times the current passing through the loop, that is mu naught I, right. This particular law जो है इसको हम लोगों ने बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। आगे जाके जब हम लोग इसमें जो ये करंट की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बेसिकली कंडक्शन करंट को लेके चलते हैं। अभी तक आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें एक और फैक्टर जुड़ जाता है जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट भी देते हैं, और एम्पियर सर्किटल लॉ आगे जाके मॉडिफाइड बन जाता है, मॉडिफाइड करना पड़ता है। इसे मॉडिफाई कौन करता है, मैक्सवेल करता है, तो ये बन जाता है एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ और मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल। मगर अभी के लिए हम लोग सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि इसमें दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द लूप। क्लियर? बहुत आसान है। इसकी मदद से हमें अगर सोलेनॉइड की एक्सिस पर अगर ये सोलेनॉइड है, ठीक है, इसकी एक्सिस पर अगर हमें क्या निकालना पड़ जाए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, V equals to mu naught Ni। वेरी नाइस, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड।
नाउ इफ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू एट द एंड्स ऑफ द सोलेनोइड, अगर एंड्स पर मैं वैल्यू की बात करूंगा तो कितनी हो जाएगी, v इक्वल्स टू ni/2, दोनों तरफ हाफ हो जाएंगी, बहुत आसान। सिमिलरली अगर एक टॉरॉइड के कारण हमें, टॉरॉइड के सेंटर पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को ज्ञात करना है, तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ कितनी होगी, v इक्वल्स टू μ0 n, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत सही, ठीक है। तो इसका मतलब देखो कि कितना, अगर हमारे पास कोई चीज कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, कंडक्टर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंडक्टर है ना सोलेनोइड एक तरीके से, जिसमें इतने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं, सर्कुलर लूप्स, कितने सारे सर्कुलर लूप्स हैं, ठीक है। तो अगर कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास कंडक्टर्स आ रहे हैं, उनके कारण उनमें करंट फ्लो कर रही है, उनके कारण अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को ज्ञात करना है, कहीं पर भी ज्ञात करना है, तो हम लोग ने किसको लेकर आए थे, एम्पियर सर्किट लॉ, और एम्पियर ने हमारे लिए काम बहुत आसान कर दिया। एनी डाउट्स सो फार नाउ, अप टू क्लियर हुआ? ओके, तो जब हमने इतनी चीजों को समझा, उसके बाद हमने यह समझने की कोशिश करी कि अगर कोई पार्टिकल की करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लॉरेंज फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, लॉरेंज फोर्स का कॉन्सेप्ट। लॉरेंज फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपली इसने ये हमें बताया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में भेजते हैं, तो वहां पर इस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल को क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, जिसके कारण वह चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, सर्कुलर मोशन को एग्जिबिट करने को लग जाता है। मतलब वहां पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, जिसके कारण वहां पे वो एक सर्कुलर पाथ को ट्रेस करता है वो चार्ज पार्टिकल। इसको देने वाले कौन से साइंटिस्ट थे, लॉरेंस थे, और इसका नाम क्या बन गया, लॉरेंज फोर्स बन गया। क्या कहता है बताओ ये पार्टिकल, एक बार हम लोग फिर से रिपीट करते हैं कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, then it experiences a force which is given by F is equals to QVB sin theta, or F will be equals to QV cross B. F is equals to QV cross B, where theta is the angle between V and B. किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। और इस फोर्स का नाम हमने, इसको दूसरे नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। वेरी नाइस, दिस इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। मतलब क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो चार्ज पार्टिकल, अगर ये चार्ज पार्टिकल है, इसको हम लोग किस रीजन में भेज रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में भेज रहे हैं, क्लियर? ओके। अब अगर ये चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में होता है, तब इस पर कितना फोर्स लगेगा, वेरी नाइस, E इक्वल्स टू होता है F अपॉन Q। हम लोग जानते हैं अगर सपोज चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो E इक्वल्स टू क्या होता है, F अपॉन Q। F इक्वल्स टू क्या होगा, QE। इसका मतलब जो चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, QE। अगर मैं दोनों को सम अप कर दूंगा, QE प्लस QV क्रॉस B, राइट, तो ये क्या बन जाएगा, टोटल लॉरेंज फोर्स। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, और F इक्वल्स टू QE प्लस V क्रॉस। तो हमने यह जाना कि जो चार्ज पार्टिकल है उस पर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में, वो हमें किसने दिया, लॉरेंस ने दिया। और जो चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होगा, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या, कितना लगेगा, QE का लगेगा, राइट। और जब हम दोनों फोर्सेस को मर्ज करते हैं तो वी विल गेट F इक्वल्स टू QE प्लस V क्रॉस B, जिसे हम लॉरेंस। अब एक चीज और आती है, हमने यहाँ पे एक चीज को देखा कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो इसके कितने रास्ते हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं। या तो क्या, कैसे चले जाए, परपेंडिकुलरली, सीधे 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 चले जाए, या वो कैसे चले जाए, किसी एंगल पर चले जाए। और यहां पर से हम जब इसमें जब हमने किसी पर, अगर हमने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड रीजन में परपेंडिकुलरली भेजा, ठीक है, तो हमने यह देखा कि चार्ज पार्टिकल पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, जिसके कारण वो चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी को दिखाता है, एग्जाम्पल, ठीक है, जिसका रेडियस हम लोगों ने पढ़ा था, जिसका रेडियस क्या था, R इक्वल्स टू mv over qb, this is the radius of the charged particle,
ठीक है, यहां से अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल कहा जाएगा, आप निकाल लोगे, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r क्यूब अपॉन m। कोई दिक्कत नहीं इस बारे में। ओके, अब उस पर्टिकुलर सर्कुलर जो आपका जो चार्ज पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन करने में उस चार्ज पार्टिकल को क्या लगेगा, टाइम लगेगा। उस टाइम की वैल्यू को हमने कैसे निकाला था, t इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2 पाई r अपॉन v। r की वैल्यू हम ऊपर से रखेंगे, t इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 2 पाई m अपॉन qb। दिस इज द टाइम पीरियड of the particle to cover the circular path. Now, if you want to find out the value of frequency of the particle, then the inverse of time period is the frequency of the particle. Nu equals to qb upon 2 pi m. Very nice. ठीक है, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में जब पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस में पार्टिकल ने कैसी ट्रेजेक्टरी को एग्जिबिट करता है, सर्कुलर। मगर अगर चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पर जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो गई है, दो कंपोनेंट में टूट जाती है। ठीक है, एक vx कंपोनेंट होता है, एक vy कंपोनेंट होता है। vx कंपोनेंट तो कोई भी फोर्स नहीं लगाता, तो वो कहता है पार्टिकल आपको आप आगे को जाते रहो, बढ़ते रहो बढ़ते रहो। और vy कंपोनेंट उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, जिसके कारण वो पार्टिकल उस पर्टिकुलर रीजन में भी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी को क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है, एग्जिबिट करता है। जिसके कारण इन दोनों फोर्सेस के कारण एक फोर्स सर्कुलर तो नहीं लगा रहा है, मगर वो पार्टिकल क्या कर रहा है, वेलोसिटी है तो आगे को भेज रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, उसको सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसके कारण अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, अगर ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पर एंटर कर रहा है, दिस विद सम फाइनाइट वेलोसिटी v, तो हमने यह देखा कि जो चार्ज पार्टिकल है, एक तो यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया vy कंपोनेंट, एक हो गया vx कंपोनेंट। तो चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी कुछ इस प्रकार की होगी कि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन तो करेगा मगर आगे को भी बढ़ेगा। और ये जो ट्रेजेक्टरी बनती है, इसको हम लोगों ने क्या बोला था, वेरी नाइस, दिस इज हेली, हेलिकल पाथ। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी एकदम से चेंज। देखा बॉडी के अंदर कितना बड़ा खेल है, फिजिक्स का यही इतना बड़ा खेल है कि हम लोग फर्स्ट में सोच रहे थे कि अच्छा अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में तो ये क्या कर रहा है, सर्कुलर हो रहा है, तो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी। मगर यहाँ पे देखा सर्कुलर के साथ ये पार्टिकल ने क्या करा है, कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रहा है आगे रीजन में, जिसको हम लोगों ने एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था, इस डिस्टेंस को मैंने कुछ नाम दिया, नहीं बताओ, इस डिस्टेंस को मैंने कुछ नाम दिया था। वेरी नाइस, इस डिस्टेंस को मैंने क्या बोला था, दिस इज पिच। तो पार्टिकल यहाँ पे पिच एक तरीके से डिस्टेंस कवर कर, इसी डिस्टेंस कवर करने की वजह से पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी है वो सर्कुलर से थोड़ा बदलकर क्या बन गई है, हेलिकल। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑल दीस कांसेप्ट। ये तो सारे कांसेप्ट का एक तरह से 2.5 मीटर लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 500 टर्न्स एंड हैज अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 2.52 into 10⁻³ टेस्ला एट इट्स सेंटर। फाइंड द करंट इन द सोलेनॉइड। बहुत आसान है, हमें सिर्फ सोलेनॉइड को करेंगे। और गिवन दे रखा है μ0 इक्वल्स टू 4 पाई into 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर एट द सेंटर ऑफ द m। हो गया आपका पता, क्लियर हो गया। अब हमें सबसे पहली चीज क्या क्या दिया है, मैं पहले इसको लिख लेता हूं अपने साथ। मेरे को ये दे रखा है कि ये क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, n की वैल्यू कितनी हो गई, 500, राइट। सॉल्यूशन 500 हो गया। दिस इज फ्लक्स डेंसिटी। अब आधे बच्चे को फ्लक्स डेंसिटी क्या है, क्योंकि जब हम सोलेनॉइड का जो फार्मूला है, सोलेनॉइड के लिए जो फार्मूला आता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, वो क्या होता है, B इक्वल्स टू क्या होता है, μ0 Ni। मगर ये कौन सी खीर है भाई, 2.52 into 10⁻³ टेस्ला फ्लक्स डेंसिटी है। आपके दिमाग में चीज क्लिक करना चाहिए था कि लास्ट में क्या लिखा है, टेस्ला, तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब B इक्वल्स टू क्या दे रखा है मेरे को, 2.52 into 10⁻³ टेस्ला। नाइन डाउट्स ओपन। इसलिए मैंने आपको बताया कि एकदम से न्यूमेरिकल मिला पेन नहीं चलाना है, पहले समझना है अच्छे से, राइट। और ये क्या 0.5 मीटर लॉन्ग, ये क्या दे रखा है, लेंथ, L की वैल्यू कितनी होगी,
0.5. Now you have to find out the value of current. मतलब आपको I निकालना है. I की वैल्यू को क्वेश्चन मार्क कर दीजिए. V नॉट आपको दे रखा है 4 pi into 10 to the power minus 7 Henry per meter. इसका फॉर्मूला क्या लेगा? V equals to V नॉट है राइट. V नॉट की वैल्यू आपको मिल रखी है 4 pi into 10 to the power minus 7. कोई दिक्कत नहीं. N क्या है? What is N? कितना दिया है? यही गलती है सबसे. यहीं पर गलती कर दिया. सबने कहा n की वैल्यू तो 500 बट ये n क्या है? याद करिए जब हमने सोलेनॉइड पढ़ा था तो मैंने क्या कहा था? वेरी नाइस. दिस n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड. मतलब उसकी एक यूनिट लेंथ में n की वैल्यू थी और आप लोगों ने क्या लेके चल रहे हैं? 500 डायरेक्टली. यही क्वेश्चन गलती होती है. देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, n की गलती कर दी आपने. सोचा ये वाला n 500, ये n क्या बता रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स. मतलब ये जो आपके टोटल टर्न्स कितने हैं. मगर इस फॉर्मूले में दिस n, ये जो n है इसको अगर सपोज दैट आप इसको लेट इट बी, मैं इसको कैपिटल n से दिखाएगा. चलो यहाँ पे अलग अलग करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए. दिस n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ये n क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. इसका मतलब हमें इस n की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा. कैसे करेंगे? टोटल टर्न्स कितने? 500. लेंथ कितनी है? 0.5 मीटर. 1000 पर मीटर. हर मीटर में कितने टर्न्स होंगे? 1000 पर मीटर. क्लियर? नाउ यू विल सब्स्टिट्यूट पुट दिस वैल्यू ओवर हियर. b इक्वल I इक्वल्स टू जो हमें निकालना है करंट. I हमें निकालनी थी. हम इस I को निकालेंगे. I will be equals to B upon mu naught into n. B कितना दे रखा है? 2.52 into 10 raised to the power minus 3 over mu naught कितना है? 4 pi into 10 raised to the power minus 7 multiply 1000. Right? When you solve it, you will get I will be equals to 2.0 ampere. जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एनसीईआरटी का सवाल है और बहुत इजी सवाल है और बहुत बेसिक सवाल है. क्या क्वेश्चन कह रहा है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब यहां पे सब लोग देखिए. व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है. मूविंग एट अ स्पीड ऑफ दिस 3 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 6 into 10 raised to the power minus 4 टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट. व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी. एक तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है और रेडियस भी निकालना है ऊपर. कैलकुलेट इज द एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली बात अलग. लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन. नाउ वी नो दैट द रेडियस. अब ये देखो ना, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा. नाउ द पार्टिकल दैट इज द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. Electron is what? It is a charged particle, and this particular charged particle is moving in a region of electric field. It means that according to the Lorentz, it experiences a force due to which it traces or covers a circular path, and the radius of that particular circular path is given by R equals to mv over qb. Any doubts so far? Very easy. R equals to mv over qb, where m is the mass of electron, v its velocity, q is the charge of electron, and b is the magnetic field. Right? R will be equals to m. Mass कितना इलेक्ट्रॉन का होगा? 9 into 10 raised to the power minus 31. Right? kg है तो सही है. Velocity of electron कितना दे रखा है? 3 into 10 to the power 7 meter per second over charge of electron 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb into magnetic field 6 into 10 to the power minus 4 टेस्ला. क्लियर हो गया? तो यहां से R कितना आएगा? सॉल्व करिए. Now when you solve it, you will get R will be equals to 26 centimeter. R की वैल्यू कितनी आएगी? 26 centimeter. Let's move to another part. अब क्या निकालना है हमें? फ्रीक्वेंसी निकालना है. Now you know that the time period of the circular path. अगर उस चक्कर को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा कितना लगेगा बताओ? 2 pi m upon qb. Then the frequency will be qb upon 2 pi m. बहुत आसान. तो nu equals to 1.6 into 10 to the power minus 19. मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है? 6 into 10 की पावर minus 4 2 pi 2 into 3.14 into m mass of electron 9 into 10 की पावर minus 31.
right? When you will solve it, you will get 2 megahertz. 1 megahertz equals to 10 to the power 6 hertz. या 2 into 10 की power 6 आ जाएगा hertz में, या 2 megahertz. This will be the value of frequency. Now, what is the last part? Calculate its energy. अब वो जो चार्ज पार्टिकल है, आपको पता है कि वहां पे वो क्या कर रहा है, घूम रहा है. Means it has some velocity. ठीक है, इसका मतलब उसकी कुछ वेलोसिटी होगी. अब जब कोई बॉडी मोशन में है तो उसके साथ कौन सी एनर्जी एसोसिएट होती है? कौन सी एनर्जी एसोसिएट होती है अगर कोई बॉडी मोशन में है तो? काइनेटिक एनर्जी. वेरी नाइस. ठीक है, तो जो एनर्जी की बात कर रहे हैं, दिस ई इज व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर. यही तो एनर्जी हो सकती है उसके साथ. 1/2 मल्टीप्लाई एम कितना है बताओ? 9 into 10 के पावर माइनस 31 दे रखा है. वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 3 into 10 to the power 7 का स्क्वायर होगा.